तो चलिए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब एजुकेशन बायर चैनल में। आज हम बात करेंगे, एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं जो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की सिविल सेवा को ध्यान में रख करके खास तौर पर ये टेस्ट सीरीज़ है। मैंने दृष्टि आईएएस की 2024 वाली जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपके सामने ली है। इस पर मैं चर्चा करूँगा और इसमें जो भी एमसीक्यू पूछे गए हैं जिस पैटर्न पे होंगे उस पर ही मेरी आपसे चर्चा परिचर्चा होगी। आई होप जहाँ तक मुझे लगता है कि चीज़ें आप तक सुनाई दे रही होंगी। थोड़ी सी हवा की गति है, हवा थोड़ी सी चल रही है तो उसकी वजह से आपको थोड़ी वॉइस आ सकती है, अन्यथा सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आपको शो करेगा। क्वेश्चन है कि मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन प्रॉपरली दिख सके। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है, वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें पूछा है सही। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पेयर वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? पेयर वाला क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा क्या है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है। पेयर वाला ये क्वेश्चन है और ये कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट दिए गए। हालांकि पीसीएस में ऐसा क्वेश्चन थोड़ा कम बनने के चांसेस रहेंगे, बट यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ये कहते हैं, पहला स्टेटमेंट दे के रखा है, 4 स्टेटमेंट है। अफ्रीकी चीतों की तुलना में एशियाई चीते छोटे होते हैं लेकिन उनकी खाल मोटी होती है। क्या ये वाली बात ठीक है? हाँ, ये वाली बात एकदम करेक्ट है। संरक्षित क्षेत्रों में 90% चीता शवकों की मृत्यु का प्रमुख कारण परभक्षण है। क्या ये वाली बात ठीक है? 90%, तो ठीक है। सामान्यतः ऐसा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ये फैक्चुअल क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं, तो ये क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है। एशियाई चीते वर्ष 1952 तक भारत से विलुप्त हो चुके थे। क्या ये वाली बात ठीक है? देखिए ऑफिशियली आप देखोगे सरकार ने इसको कहा था कि एशियाई चीते क्या हैं, बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, 1952 में। हालांकि 1948 के आसपास पहला चीता भारत में देखा गया था। उसके बाद पूछा है आपका चौथा स्टेटमेंट पूछा है कि चीतों की अफ्रीकी चीतों को IUCN की रेड लिस्ट में सुवैध रूप से सूचीबद्ध किया गया है। पूछ रहा है कि सर कितने सही हैं, तो मैं कहूँगा आपसे कि इसमें चारों बातें ठीक हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? चारों बातें ठीक हो जाती हैं। सर ये वाली बात बिल्कुल एकदम ठीक है कि जो अफ्रीकी चीते होते हैं, ठीक है, वो उनकी तुलना में एशियाई चीते छोटे और खाल थोड़ी सी मोटी होती है। वहीं अगर हम देखें ये पुनर्वास के लिए, हालांकि अभी आप देखोगे कुछ ऐसे, आप बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में कि कौन सा प्रोग्राम भारत सरकार ने चलाया है ताकि इनका संरक्षण पुनः हो सके। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि एशियाई चीतों को अति संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अफ्रीकी चीते तो सुवैध हैं, एशियाई चीते अति संकटग्रस्त हैं, तो इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो बोला गया है, अगर हम उसको देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो, कथन और कारण वाले क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन लगभग सभी एग्जामों में, खासकर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम में पूछने की संभावनाएं दिख रही हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, अब जरा उसको समझ लीजिए। पहला स्टेटमेंट कहा गया है, कथन जो पहला कह रहे हैं, वन्य जीवों और वनस्पतियों साइट्स की विलुप्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय कोप 19 में भारत के सीसम को सम्मिलित परिशिष्ट संख्या कितने में, 2 में शामिल किया गया है। क्या ये वाली बात ठीक है? क्या ये वाली बात ठीक है कि भारत की जो सीसम को इसके अंतर्गत रखा गया है, क्या 2 में है, 1 में है? उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दूसरा है कथन, इसी का दूसरा कहते हैं कि परिशिष्ट 2 में एक पक्षाकार के अनुरोध पर शामिल प्रजातियां शामिल हैं जो पूर्व से ही प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित कर रही हैं। उसके साथ साथ आप देखोगे जिन्हें अस्थिर या फिर अवैध शोषण को रोकने के लिए अन्य देशों के सहयोग की आवश्यकता है। पूछ रहे हैं कि उपयुक्त में से कौन सा सही है। आपको क्या बताना है सर? उपयुक्त में से सही बताने हैं, इसमें से सही बताने हैं। तो देखिए मैं कहूँगा कि जो पहली वाली बात है इसमें, कि जो आपके शीशम को खास तौर पर, मैं कहूँगा आपसे कि शीशम को खास तौर पर आप देखो क्या रखा गया है। जो भारतीय शीशम है, अगर हम उसकी बात कर लें
अगर हम भारतीय शीशम की बात कर लें तो ये वाली बात एकदम करेक्ट हो जाती है, ये बात एकदम ठीक है। लेकिन दूसरा वाला जो है इसमें गलत है। क्यों गलत है अगर मैं उसकी बात कर लूँ, ये इसलिए गलत है क्योंकि वो परिशिष्ट संख्या जो नंबर दे के रखा था 2, वो उसमें नहीं था सर, बल्कि उसमें आप देखोगे एक को अधिक संकटग्रस्त करता है, दूसरे को अगर हम बात कर लें तो उसको थोड़ा कम करता है, थोड़ा खतरनाक विलुप्त होने की, लेकिन तीसरा उन प्रजातियों को सूची करता है जिन्हें किसी पक्ष के अनुरोध में शामिल किया जाता है। वो तीसरे की बात की गई है वहाँ पे आप देखोगे, क्योंकि ये केवल पक्षकारों को सम्मेलन द्वारा परिशिष्ट 1 और 2 में शामिल किया जाता है या हटाया जा सकता है, अर्थात उनके मध्यस्थ स्थानांतरित किया जा सकता है। इसलिए इसमें जो राइट आंसर होगा, दूसरा स्टेटमेंट उसमें गलत हो जाएगा, ये वाली बात ठीक है, दूसरा गलत होगा और पहला आपका सही होगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करवा रहा है और पूछ रहा है कितने सही हैं, क्योंकि पेयर वाला क्वेश्चन है, हम टेस्ट सीरीज आपके सामने सोल्व कर रहे हैं। अगर आपको सेशन पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको एंजॉय के साथ अपना मूल्यांकन भी कीजिएगा और पढ़ाई को आगे बढ़ाइएगा। ये टेस्ट सीरीज़ है जो कि आपको निःशुल्क और मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। मैं इस जो सेशन को और ज़्यादा बड़ा करने वाला हूँ, बड़े स्तर पर, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा बड़ा इसको करेंगे। चलिए, पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार की बात कर लें तो डेनेरियन जेलीफिश समुद्री एमिनो और प्रवाल सहित जलीय जीवों में एक समूह को संदर्भित करता है। यस, सभी डेनेरियन यौन प्रजनन में सक्षम होते हैं, ये भी बात ठीक है और ये भी बात ठीक है। कुछ नेडेरियन सेवाल, देखो जैसे कुछ वाला क्वेश्चन होता है, मैं आपको बता दूं ये सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सभी वाले में थोड़ा सा आपको करेक्ट पता होना चाहिए, गलत भी हो सकता है सही भी, लेकिन इसमें भी सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है तो कर सकते हैं, देखो बोला है तो पूछा है कितने चाहिए, तो सर इसमें तीनों बातें ठीक हो जाती हैं, इसमें तीनों बातें ठीक हो जाती हैं। क्योंकि आप देखोगे जेली फिश है, इसमें कई ऐसी फिश हैं, सी ऑफ एनिमस, इसमें समुद्री जो पिच होता है वो आता है, समुद्री व्हील आते हैं, कई इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। इसमें तीनों कथन आप देखोगे सही हो जाता है। सभी नेडेरियन मांसाहारी होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जो सभी नेडेरियन हैं ये क्या होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। इस पर थोड़ी सी लिखने में ये प्रॉब्लम सी हो रही है, तो सभी नेडेरियन मांसाहारी भी होते हैं। मैं बोल भी रहा हूँ, आपको वो चीज़ें सुनाई भी दे रही हैं, ठीक है, स्पष्ट हुआ। अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए बड़ा लंबा चौड़ा और मोटा ताजी तगड़ा क्वेश्चन है सर, बड़ा लंबा चौड़ा मोटा ताजी तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आजकल जो पूछने की संभावना है वो ज़्यादा देखी जा रही है, इनको भी थोड़ा सा आपको क्या है ध्यान में रखना है ना। चलिए, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन है देखिए चौथा, ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1981 में बनाया गया था। इसे वर्ष 1994 में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। भारत में पाई जाने वाली 9 गिद्ध प्रजातियों में से 7 प्रजातियां, कितनी, 7 प्रजातियां पाई जाती हैं। वह नदी जो उस राष्ट्रीय उद्यान से होकर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, घड़ियाल, मगर तथा अन्य जलीय जीवों का आवास भी है और सबसे कम प्रदूषित नदियों में से एक है तथा यमुना की सहायक नदी है। इस रिजर्व के भूभाग की विशेषता व्यापक पठार और घाटियां हैं। निम्नलिखित में से किसका वर्णन ऊपर किया गया। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान की बात यहाँ पर की जा रही है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान की बात यहाँ पर की जा रही है। तो मैं अगर इसके राइट आंसर की बात कर लूँ, ऑप्शन नंबर ए अगर देखे रखा है तो ऑप्शन नंबर ए में कहा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बी में कह रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सी में कहा गया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और डी में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर इसमें ए आ जाएगा, क्योंकि अगर पन्ना हम टाइगर रिजर्व की बात कर ले, टाइगर रिजर्व भी है, ये 22वां मध्य प्रदेश का और 5वां टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। विंध्यन पर्वतमाला के क्षेत्र में है। पन्ना और छतरपुर जिले के आसपास है। पन्ना एक तरीके से मझगांव है, हीरा खनन के लिए भी प्रसिद्ध है। इसमें बाघ भूमि के रूप में भी है, शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं, सतत विस्तृत आदि चीज़ें मिलती हैं। पन्ने पे और थोड़ा सा विस्तार से जान लें तो पन्ना एक राष्ट्रीय उद्यान है, वर्ष 1981 में इसको बनाया गया था,
ठीक है, और 94 में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। उसके साथ साथ 2020 में यूनेस्को की मैनमेड, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में भी इसको शामिल किया गया है। और 12वें परिशिष्ट के रूप में केन नदी यहाँ पर है दक्षिण से उत्तर की ओर, घड़ियाल, मगर और अन्य जलीय जीवों का यहाँ पर सबसे कम प्रदूषित नदियों में से एक है। यमुना की सहायक नदी है केन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन दे के रखा है कि निम्नलिखित, क्या दे के रखा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है आपसे जो इसके बारे में आपको बता देना है। चलिए देखिए क्या पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, ये पूछ रहे हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक हाइड्रोक्लोरोकार्बन किसका HFC, किसके बारे में कह रहे हैं? HFC के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करना तथा समाप्त करना है। ये वाली बात ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। HFC में पूछा है। HFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तुलना में अधिक शक्तिशाली ओजोन क्षरण मतलब ODS माना जाता है। पूछ रहा है कौन सा सही है। देखो हुआ क्या है, इन्होंने थोड़ा सा इसको सूचीबद्ध कर दिया इधर और इसको कर दिया है इधर, इसकी डेफिनेशन थोड़ी गलत कर दी है, इसलिए इसमें दोनों क्या हो जाएंगी, ये बातें दोनों ही गलत हो जाएंगी सर, दोनों ही इसके अंतर्गत अंतत्वा गलत हो जाएंगी। पूछा है सही, तो सर सही की बात कर लें तो इसमें कोई सा भी सही नहीं है पहली बात तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसकी बात कर लें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई सा भी सही नहीं है। आइए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूँ। देखिए ये जो किगाली सम्मेलन था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ये 1989 में आया था और ये जलवायु समझौता नहीं था, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन क्षरण के लिए ODS के रूप में काम करना था। ये कई ऐसी जो इलेक्ट्रिकल मशीन होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा इसका निष्कासन होता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हाइड्रोक्लोरोकार्बन को लेकर के, क्योंकि ये ओजोन को लेकर के परत को नष्ट नहीं करते हैं, पर बाद में फिर भी ग्लोबल वार्मिंग को उत्पन्न करने में बेहद शक्तिशाली होते हैं, इसलिए दूसरा भी सही नहीं है और इसमें कंफ्यूज कर दिया गया। ये कह रहे हैं दो, इन्होंने जो कहा है यहाँ पर, ये कह रहे हैं 30 तक नहीं है, 47 तक है। कब तक है सर? 47 तक इस लक्ष्य को किगाली में रखा गया था। बट इसमें आप देखोगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली संशोधन के बाद में इसका लक्ष्य है, आप देखोगे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 80% से अधिक कमी प्राप्त करनी थी और 2047 है। यहाँ पर आप देखोगे ये जो 30 दे के रखा है, ये 30 की जगह इतना है 47 है। अगले क्वेश्चन पर आइए बात कर लेते हैं। अब देखिए ये भी स्टेटमेंट पर आधारित क्वेश्चन है, थोड़ा मैं इसको छोटा करूँगा ताकि आपको दिख सके। ठीक है, थोड़ा छोटा करेंगे ताकि वो दिख सके, बड़ा क्वेश्चन है ना। चलिए आइए देखिए क्या है सर। क्वेश्चन आधा ऊपर आपका दब गया है, एक मिनट रुकिएगा, ये कुछ थोड़ी मिस्टेक सी हो रही है, बट यहाँ पर मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। आइए ऑप्शन से देख लेंगे बाद में, पहले पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। ये कह रहे हैं डेटा प्लेटफॉर्म मतलब मरीन सैंड वॉच। मरीन सैंड वॉच आपने पढ़ा होगा। मरीन सैंड वॉच क्या है? एक तरीके से आप देखोगे ये समुद्र के बारे में थोड़ा सा आपसे बता रहा है। ठीक है, संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है? कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कहा गया है ये समुद्री पर्यावरण में बालू और अन्य अपसाद निष्कर्षण पर हमला पहला वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म है। क्या ऐसी बात कर रहा है ये? दूसरा है इसे ग्रिड जेनेवा द्वारा विकसित किया गया जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का एक केंद्र है। किसका है? UNEP का एक केंद्र है। यह ड्रेजिंग जहाज़ों के संचालन की पहचान करने के लिए जहाज़ों को स्वचालित पहचान प्रणाली AIS सिग्नल तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। चौथा स्टेटमेंट में जो बात की गई है वो कह रहे हैं कि इनका अनुमान यह है कि समुद्री एवं तटीय वातावरण में प्रति एक, कब तक? देखो प्रति एक शब्द बोला है, 50 से 100 अरब टन रेत का और अन्य अपसादों को निष्कर्षित किया जा सकता है। अब नीचे बात कर लेते हैं जो इसमें चीज़ें रखी गई हैं। ठीक है, जो इसके अंतर्गत चीज़ें रखी गई हैं, ये पूछ रहा है कि कौन सा सही है। इसने पूछा है सर सही। अगर आप इसको सही से आप देखें, चौथा स्टेटमेंट देखें, ये कह रहा है 50 से वातावरण में प्रति एक वर्ष। देखो शब्द, देखो एक्सट्रीम शब्द है ये। प्रत्येक का मतलब होता है सर लगातार। कैसा होता है? लगातार। ठीक है, लगातार।
इसका मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो इसीलिए ये जो चौथा स्टेटमेंट है ये इसमें गलत हो जाएगा और पूछा है सही। अब जहाँ जहाँ चौथा है ये भी गलत, ये भी गलत, तो सर बचा कौन सा? ये पहला, दूसरा, तीसरा इसके अंतर्गत राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको आपको क्या है ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, अगला क्वेश्चन क्या है सर? अब क्योंकि इसमें इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी है, ये इंग्लिश में भी है, ठीक है, आप इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं, दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। दूसरा अगर हम क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आपको आई थिंक शो हो रहा होगा, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और ये कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इन्होंने कहा है कि पुष्पोविद फेनाफ्रोम के बीज रहित पौधे तथा पौधे जैसी संरचना होती हैं, जबकि क्रिप्टोग्राम के बीज वाले पौधे होते हैं। ये बात एकदम ठीक कही गई है। फेनरोगेम में एक विकसित संवहनी प्राणी का अभाव होता है, जबकि क्रेटोगेम में एक सुविकसित संवहनीय प्राणी होती है। ये वाली बात भी ठीक कही गई है। भारत के पहले क्रिप्टोगैमिड गार्डन का उद्घाटन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इसको थोड़ा सा मैं स्टार कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान में रखना है। भारत के पहले क्रिप्टोगैमिंग गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड देहरादून में किया गया। पूछा कितने कथन सही हैं, क्योंकि पेयर वाला स्टेटमेंट वाला, तो इसमें तीनों बातें क्या है ठीक है सर, तीनों बातें क्या हो जाती हैं इसमें ठीक हो जाती हैं। इसको थोड़ा सा क्या है आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं 75 एंडेमिक वर्ड्स के बारे में। 75 एंडेमिक्स वर्ड्स ऑफ इंडिया शीर्षक के एक प्रकाशन जारी किया गया है। अब ये जारी कहाँ किया गया है, कैसे किया गया है, उस पर आपको जान लेना है। देखिए सर, ये किसने जारी किया है? ये वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI द्वारा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा, जिसको BNHS कहते हैं, या बैटलैंड इंटरनेशनल द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आप देखोगे फेनरोगेम के बीज युक्त पादप होते हैं, और ये सबसे अंततः रूप से इस चीज़ को देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, सॉरी अगर हम देखें इस बात को थोड़ा सा, अगर हम देखें ये इसका ए आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये इसको जारी नहीं करता है। इसको जारी कौन करता है मैं आपको बता दूं, इसको जारी करता है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ऑफ इंडिया, जो कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको जारी करता है। ठीक है, ना कि करता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इसकी अभी हाल ही में क्या हुआ था। अभी इसकी हाल ही में 108वीं वर्षगांठ के तौर पर ये चर्चाओं का विषय रहा था। ठीक है, और 75 एंडेमिक्स वर्ड्स ऑफ इंडिया जो इसका शीर्षक प्रकाशन किया था, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था। इसमें 5% स्थानीय पक्षियों को रखा गया, 75% प्रजातियाँ, 11 अलग अलग वर्गों में 31 परिवारों और 55 प्रजातियों से संबंधित चीज़ों को इसके अंतर्गत रखा गया था। मैं एक और आपको बात बता दूं जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, क्योंकि ये पर्यावरण मंत्रालय के तहत जो अधीनस्थ एक संगठन है, और इसको बनाया गया था कब, आप बता सकते हैं कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था 1916 में। कब बनाया गया था बच्चे? 1916 में इसको बनाया गया था। आप नोट डाउन कर लेंगे कब बनाया गया था। इसको 1916 में बनाया गया था। ठीक है, 1916 में बनाया गया था। अगर इसके मुख्यालय की बात कर लें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है कोलकाता में। ठीक है, और 16 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके। कितने? 16 रीजनल इसके ऑफिस भी हैं, थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, 16 रीजनल ऑफिस भी हैं, ये भी इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए सर आपका ये हो गया। अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है उसको थोड़ा सा ये जान लेते हैं। ठीक है, हम इस क्लासेस में उम्मीद करेंगे कि आपसे 50 के आसपास क्वेश्चन चर्चा कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है उसको ज़रा देखिए। ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये कह रहा है निकल, पायरियन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त में से कितने प्रदूषण परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानकों नेशनल एयर क्वालिटी जो सर्वे आता है उसके अंतर्गत आते हैं? तो कितने हैं सर ऐसे, आपको ये पता होना चाहिए। तो ऐसे हैं सर 3। कितने हैं?
ऐसे हैं सर 3। कौन कौन से हैं 3? अब देखिए, इसमें निकिल है, पारा है, पायरियन है, और इसके अंदर इनमें से कोई एक, शायद मुझे लगता है कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं है, जबकि नाइट्रोजन को इसके अंतर्गत रखा गया है। इसमें 3 है सर, ठीक है, मैं आपको बता दूं इसके अंदर 3 है। इसमें अगर देखिए कौन कौन से हैं 3, ठीक है, इसमें दूसरा नहीं है सर, चौथा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है सर। क्यों नहीं है, भारत क्यों नहीं लेता है इसको? इसका एक रीज़न है, भारत में CO2 की मात्रा ठीक ठाक है, इसलिए भारत इसको नहीं लेता है। भारत में CO2 बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, इसलिए भारत इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? इट्स क्लियर। तो इसमें कितने हैं? इसमें 3 हैं। वैसे इसमें क्या क्या शामिल होता है ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर आप देखोगे PM2.5, PM10, और इन सब के अलावा आप देखोगे SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, उसके साथ CO, उसके साथ साथ NH, और ओजोन सीसा, ठीक है, ओजोन, O3, PV, लेड, बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक, निकिल, Ni, ये कई इसके अंतर्गत होते हैं। VZ बेंजीन कर देते हैं इसको, आर्सेनिक AR कर देते हैं इसको, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब आप देख रहे हैं, सब के सब आपको इसमें जो आपका एयर क्वालिटी है इसमें ये पाए जाते हैं। ये सारे के सारे आप देखोगे इन सबको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। स्पष्ट हुआ? चलिए सर, स्पष्ट हुआ तो अगले क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन सुमेलित वाला है। आपको सुमेलित बता देने हैं, कौन कौन से इसमें सुमेलित हैं और कौन कौन से सुमेलित नहीं हैं। सुमेलित की बात कर लें तो राम स्थल दे के रखे हैं, इसमें रामसर स्थल और अवस्थिति है। जैसे चंद्रताल आपको पता होना चाहिए सर कहाँ पर है। अगर हम चंद्रताल की बात कर लें तो क्या ये उत्तराखंड में अवस्थित है? तो नहीं सर, चंद्रताल आप देखोगे ये उत्तराखंड में नहीं है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है यहाँ पर। और उसके साथ साथ आप देखोगे, उसके बाद पूछा है सुर सरोवर, क्या सुर सरोवर आंध्र प्रदेश में है? सर सुर सरोवर है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत। फिर पूछा है शंख सागर, देखो शंख सागर उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ये तो बहुत बार आप पढ़ते हैं। शंख सागर ये MP में है, ठीक है, कहाँ पर है ये आपको ध्यान में रहेगा, ये आपका कहाँ पर है? MP में। उसके बाद है अंशुपा झील, ये थोड़ा सा आपको हो सकता है, लेकिन ये है उड़ीसा में, ठीक है, ये कहाँ पे पड़ती है बच्चे? उड़ीसा में। पूछ रहा है कितने सही सुमेलित हैं, तो सर इसमें कोई भी सुमेलित नहीं है। अगर मैं आपसे एक बार कहूँ कि सर इनका अगर मिलान कर दिया जाए, जैसे चंद्रताल, अब देखो इसमें नहीं दिया हिमाचल प्रदेश। शंख जो सागर है इसकी अगर हम बात कर लें, शंख सागर दे के रखा है, ये मध्य प्रदेश में है। सुर सरोवर की बात कर लें तो ये उत्तर प्रदेश में है। ये अंशुपा अगर हम देखें, अब ये बचा, अगर हम इसकी बात कर लें, ये आपका है हिमाचल प्रदेश में, HI बोलते हैं इसको, हिमाचल प्रदेश। और अंशुपा आपको मिलेगा उड़ीसा में। यहाँ तक क्लियर हो गया? इट्स क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, तो इसमें कोई भी ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं सर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे उत्तरी यूरोप, थोड़ा सा मैप से क्वेश्चन है सर, ठीक है, क्या है, थोड़ा सा मैप से क्वेश्चन इसको रखा गया है और पूछ रहे हैं क्या, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। उत्तरी यूरोप एशिया और उत्तरी अमेरिका के आसपास, उत्तरी जो यूरोप है वो एशिया और उत्तरी अमेरिका के आसपास में केंद्रित, इसका तापमान अपेक्षाकृत मध्य ठंडा रहता है। अधिकतर स्प्रूस, कुछ चीड़ और देवदार के साथ कुछ प्रमुख वनस्पतियां शंकुधारी सदाबहार हैं। जीव जंतुओं में पक्षी, बाज, फर वाले मांसाहारी छोटे मिंक, एल्ब तेंदुए, साइबेरियाई बाघ, बुल्गेरियन भेड़िए आदि शामिल हैं। यह सबसे संभावित वर्ण है। अब ये किसके बारे में, कौन सी वनस्पति के बारे में चर्चा हो रही है, आपको बस यही बता देना है। क्या ये बात हो रही है सवाना वनस्पति के बारे में? सर सवाना ऐसी नहीं है,
या टुंड्रा हो रही है, नहीं, ये बात हो रही है सर टेगा वनस्पति के बारे में, ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय के बारे में नहीं। आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए कि शीतोष्णकटिबंधीय क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्या होता है, उपोष्णकटिबंधीय क्या होता है, सवाना क्या है, टेगा और टुंड्रा क्या है, इनको भी देख लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर आपका 12, ठीक है। मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रही होगी और वीडियो भी आपको विजिबल और अच्छे से क्लियर हो रही होगी। मैं कल से कुछ चीज़ें और चेंज करूँगा तो सेटअप आपका चेंज हो जाएगा, फिर और आपको क्लैरिटी के साथ में चीज़ें सामने आपके नज़र आएंगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा ताकि क्लास ना रुके, हम इसलिए थोड़ा सा आपसे कंटिन्यू बने हुए हैं, ठीक है। मेरी उम्मीद यही रहेगी कि आपको चीज़ें समय के अनुसार मिलती रहें और आप अपनी तैयारी को और धार दे सकें। अधिपादप जिसको एपिफाइटस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसको? एपिफाइटस। आइए थोड़ा सा एपिफाइटस के बारे में आपसे जान लेते हैं। एपिफाइटस देखिए होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए और इसके बारे में जो चर्चाएं यहाँ पर की गई हैं एपिफाइटस को लेकर के, उस पर बात करूँगा। एपिफाइटस वे बेजमान पौधों की सतह पर उगते हैं। एपिफाइटस क्या ये बेजमान पौधों की सतह पर उगते हैं? बेजमान पौधे उन्हें सूर्य के प्रकाश तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। ये प्रकृति में परजीवी होते हैं। क्या ये वाली बातें बिल्कुल एकदम ठीक कही गई हैं या ये पे कहीं ना कहीं चीज़ों को जो बताया गया है वो चीज़ें बताई गई हैं या नहीं? देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन है वो आपका पहला वाला राइट हो जाता है। बेजमान पौधों की सतह पर उगते हैं, ये सही बात है। और इसमें होता है कि ये एक तरीके से आप देखोगे उन्हीं सतहों पर अक्सर उगते हैं, उन तीनों जगह पर ये उगने में जिसमें मृदा नहीं होती है वहाँ पर ये आसानी से फल और पूछ सकते हैं। वायव्य विकसित के लिए इसको न्यूनतम मृदा की उपयोगिता होती है और जड़ इसमें अनुकूलित होती है। दूसरा भी इसमें क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है ये प्रकृति में परजीवी होते हैं, बस यही थोड़ा सा गलत है। ये परजीवी ना होकर के क्या होते हैं, सहजीवी होते हैं। क्या होते हैं, इधर लिख देता हूं मैं, सहजीवी होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं सर, सहजीवी होते हैं। थोड़ा सा बस इसको ध्यान में रख लेना है। और इसका कितने सही है पूछा है तो सर ये वाला तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये सहजीवी होते हैं, तो इसमें 2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर पेयर वाले क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप उसमें जब भी अगर गैस करें या फिर आप उसमें तुक्का मारें तो मैं कहूँगा वहाँ पर आप बी आंसर को लगाएं, ठीक है। वहाँ पर आप बी आंसर को लगाएं, तब जा कर के अगर आपका सही हो सकता है, अन्यथा आप तुक्का ना मारें। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपके जीवन का सवाल है, ठीक है, तो इसमें तुक्का ना मारें जब तक आप 100% श्योर ना हो, ठीक है। अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए, अपने आप पर, ठीक है, भरोसा रखिए, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी की चीज़ें हम कर रहे हैं, साथ साथ यहाँ पर भी आप इसका आनंद ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस प्रकार के जीवों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित प्रकार के जीवों पर विचार करना है। ये कुछ जीव हैं और यहाँ पर देख रखा है। पूछ रहे हैं कि उपयुक्त में से कौन से महासागरों की खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक हैं। महासागरों की श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक हैं। थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, कौन से प्राथमिक उत्पादक हैं सर। देखिए आइए देख लेते हैं। महासागरों में प्राथमिक खाद्य उत्पादक हैं। क्या सर शैवाल होते हैं? हरे शैवालों को आप रख सकते हैं? तो मैं कहूँगा सर बिल्कुल हरे शैवाल होते हैं, छोटे छोटे, ये इसके अंतर्गत तो आते हैं, इनके बिना तो जीवन ही नहीं चलेगा। साइनोबैक्टीरिया ये और भी छोटा होता है। डाइएटम ये भी बहुत ज़रूरी है और डाइनोफ्लेजियम फ्लेजिलेटस ये भी है। तो इसमें पूछा उत्पादक कितने हैं, सही बताना है आपको, तो इसमें सभी सही हैं सर। क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत सभी सही होते हैं, ठीक है। सभी, जैसे साइनोबैक्टीरिया है, संकोचित आइटम होता है, फिर उसके बाद में डाइनोफ्लेसिस होता है, हरे शैवाल होते हैं, चाक लेपिक होता है, कोलिथोफोरस होते हैं, इस तरीके से होते हैं। फिर बड़ी मछली, छोटी मछली, उससे बड़ी मछली, इस तरीके से एक पूरा का पूरा डायग्राम देखने के लिए आपको मिलता है, ठीक है। जब मैं बात करूँगा आपसे साइंस एंड टेक पे आऊँगा और इकोलॉजी इन्वायरमेंट वाले, ठीक है, मैं आपसे कवर करवाऊँगा क्लास में। ये मेरा वादा है आपसे, मैं आपको चीज़ें सारी कवर करवाऊँगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा फास्ट वे में करें, लेकिन यार क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, लेंथी क्वेश्चन है, तो इतना फास्ट वे में आप कितना भी कर लीजिए, चीज़ें फिर भी आपकी रहेंगी स्लो ही, ठीक है। चलिए सर देखिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्या पूछा है,
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी भी उद्योग के संचालन, निषेध बंद करने या विनियमित करने के निर्देश को जारी करने के लिए अधिकृत किया जाता है। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल, ये वाली बात ठीक है। कथन कारण कह रहा है कि इस अधिनियम, इसको पढ़ेंगे क्योंकि, इसको क्योंकि लगा के पढ़ेंगे ना, बिकॉज, ठीक है, क्योंकि इस अधिनियम ने लोकस स्टडी, इसको बोलते हैं लोकस स्टैंडी के नियम को शिथिल कर दिया। देखो, इसका ये कारण नहीं, लेकिन ये वाली बात भी ठीक है। अब पूछ रहा है आपसे, थोड़ा सा इस पे आइएगा और देखिए इन्होंने क्या पूछा है। ये पूछ रहे हैं कौन सा सही है। कथन ए और कथन कारण दोनों सही हैं और दो कथन ए की सही व्याख्या करता है? नहीं, ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, पहली बात तो। दूसरा है, कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता। ये वाली बात बिल्कुल एकदम क्लियर है और इसमें दोनों बातें सही हो जाती हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर हम बात कर लें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत, तो कुछ प्रावधान रखे गए हैं जिसमें मानक निर्धारण है, गतिविधियां कौन कौन सी होंगी, पर्यावरण का आकलन कैसे होगा, होता नहीं है एनवायरमेंट्स जो एक तरीके से इफेक्टिव कहीं ना कहीं उसका आकलन होता है जब कोई सड़क रोड बनाते हैं इत्यादि, हाईवे निकालते हैं, कोई कॉरिडोर बनाते हैं। दंड और परिवर्तन क्या होंगे, वन्य जीवों के संरक्षण, सहकारी संवाद क्या होंगे, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इसमें हैं, तो उन पर भी चीज़ें देखने के लिए आपको मिलेंगी। कई ऐसे उसमें कमीशन थे, एस.सी. मेहता बनाम भारत संघ का एक केस था, AIR 1987, सुप्रीम कोर्ट ने 1086 में सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐसी आर्टिकल 21 मतलब 21 के तहत जीवन जीने के मूल अधिकार के रूप में रखा था, जिसको लोकस स्टैंडी के रूप में कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आम नागरिक और न्यायालयों का दरवाजा खटखटा सकता है, तो इस पर ये भी ठीक है, लेकिन इसकी ये सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इसकी ये सही व्याख्या नहीं करता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको, क्वेश्चन को। क्वेश्चन है महासागरीय, क्या पूछ रहे हैं आपसे, ये कह रहे हैं कि महासागरीय अम्लीकरण, महासागरों में अम्ल कहाँ से आ जाता है मोदी, ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि महासागरीय अम्लीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है, महासागरीय अम्लीकरण को लेकर के क्वेश्चन पूछा है आपसे। ठीक है, इट्स क्लियर। अब पूछा है, पहला स्टेटमेंट है कि यह महासागरों द्वारा कार्बन यौगिक के अवशेषणों के कारण महासागर के pH मान में कमी कर देता है। क्या ये बात ठीक है कि pH मान में कमी कर देता है या नहीं कर देता है, उस पर आपको पता होना चाहिए। ये वाली बात क्या हो जाती है, आपकी राइट हो जाती है। ठीक है, दूसरा है, यह कार्बोनेट आयनों की उपलब्धता को कम करता है और इसीलिए कम अम्लीय भवन होते हैं। क्या ये वाली बात ठीक है। यह सागरीय जल को समुद्र जीवों के लिए कम संरक्षण बनाता है। ये वाली बात ठीक है क्या, अम्लीकरण ऐसा करता है। यह केवल, देखो थोड़ा सा समझना, यह केवल गहरे महासागर में होता है। पूछा है कितने चाहिए सर, मुझे 100% पता है, कुछ नहीं पता, लेकिन 4 नहीं। मुझे ये भी पता है कि इसका एक भी नहीं, लेकिन इन दो में आप कंफ्यूज हैं। अब आइए मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर अगर हम देखें, इसमें तीसरा वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, यह सागरीय जल को समुद्र जीवों के लिए कम संरक्षित बनाता है। कम नहीं होता है सर, अधिक संरक्षित बनाता है। ठीक है, ये कह रहे हैं कम संरक्षित बनाता है, कम कम कम, जबकि क्या बनाता है, अधिक बना देता है। ठीक है, अधिक संरक्षित बना देता है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। दूसरा सही है, यह कार्बोनेट आयनों की उपलब्धता को कम करता है और इसलिए कम कैल्सी भवन होता है। ठीक है, ये भी आपका, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए देखते हैं क्या है सर। अगला क्वेश्चन क्या दे के रखा है, अगला क्वेश्चन दे के क्या रखा है, आइए उसको देख लेते हैं। ठीक है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, हल्का सा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा, वाह कितना इजी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से नए केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण और मौजूदा
केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र और सीमाओं नामों में परिवर्तन से संबंधित है। वेरी इजी, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। आपको मैं एक ऑफर कहीं ना कहीं इसमें दे सकता हूँ और आप इसका आंसर डायरेक्टली बता सकते हैं। आपने आई होप आपने जो आर्टिकल पढ़े होंगे उन आर्टिकल्स में भी इसका आपको मिल जाता है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक और सीक्वेंस बता देता हूँ, अगर मान लीजिए आपको बाय द वे नहीं भी पता हो, बट फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 5 क्या है, सिटीजनशिप से है, तो ये तो होगा नहीं। 4 जो है इन दोनों का कंपाइल है, तो इससे भी नहीं है। बात कर लेते हैं तो 2 होगा या फिर 1 होगा, मतलब 2 होगा या 3 होगा। देखो अगर 2 की बात कर लें, 2 केवल वो कहता है कि नए राज्यों का निर्माण आपको करना है। ठीक है, अनुच्छेद विशेष रूप से नए केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण और मौजूदा केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है। नामों में परिवर्तन करना है, सीमा में परिवर्तन करना, लेकिन एक को देना है और उसके साथ साथ, तो ऐसी स्थिति में 2 है। 1 से 2 राज्यों का विलय कर देना है तो 2 है, लेकिन ये कह रहा है नया, नामों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन। आपने खोल के कहीं से अगर पढ़ी होगी लक्ष्मीकांत, तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि सर सीमाओं में परिवर्तन जो है, नामों में परिवर्तन जो है, वो कौन करता है, वो आर्टिकल किसके तहत रखता है। ठीक है, वो आर्टिकल 3 के तहत रखता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ा बड़ा क्वेश्चन है सर, बड़ा बड़ा, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे स्क्रीन पर भी नहीं आ रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन। चलिए आइए देख लेते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 22 फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, क्या है, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ गया है सर। देखिए ये कह रहे हैं दंडात्मक संविधान के अनुच्छेद 22 के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। दंडात्मक हिरासत के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार पर किसी विषय में सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। बात तो ये सही है, सूचना भाई आपको बिल्कुल देनी चाहिए, मिलनी चाहिए, कि आपको पता तो हो कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, कोई रीज़न भी तो हो। उसके बाद आता है आपका दूसरा, ये वाली बात एकदम ठीक हो जाती है। दूसरा है निवारक हिरासत से सुरक्षा केवल नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं। देखो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी इसमें आ जाएगा कि सर आप कह रहे हैं कि ऐसा है कि केवल और केवल इसमें शस्त्रुओं को होगा, ना कि ये दोनों पर लागू होना चाहिए ना, ये दोनों पर ही क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए, क्योंकि इसका मूलभूत उद्देश्य ही ये है कि भाई आप चाहे तो विदेशी हैं या फिर देशी हैं, अगर आपको निवारक नज़रबंदी के तहत चीज़ें रखी गई हैं तो वो आपको खुशी के लिए नहीं है। ठीक है, चाहे विदेशी हो चाहे देशी हो। और वैसे भी इसमें शब्द क्या है, केवल, तो केवल है तो इसको कर देंगे गलत, इसको कहेंगे तुम हो केवल, कैमल। ठीक है, तुम हो कैमल। जब मैं क्लास 5 में था तो मैं कहता था कैमल को केवल, केवल, कैमिल ऐसे कह देता था, तो कैमिल से मैंने याद कर रखा, तो ये है आपका गलत। तीसरा है निवारक हिरासत कानून के तहत किसी भी व्यक्ति की हिरासत किसी भी परिस्थिति में 3 महीने से अधिक नहीं होगी। देखो बड़ी कठोरता, आपको स्टेटमेंट पढ़ते समय कुछ कठोरताओं का सामना करना पड़ रहा होगा, कुछ कठोरताओं का सामना करना पड़ रहा होगा कि 3 महीने से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, ये वाली बात ठीक है। चौथा जो बताया गया है, अगर हम उसकी बात कर लें, चौथा जो स्टेटमेंट इसमें बताया गया है, वो कह रहे हैं कि राज्य विधायिका के पास अधिकतम अवधि निर्धारित करने का अधिकार है जिसके लिए किसी व्यक्ति या निवारक हिरासत के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। बात ये भी ठीक है। अब देखो ये पूछ रहे हैं, ये भी चौथी वाली बात भी ठीक है, और पूछ रहे हैं कौन से सही है। थोड़ा सा देखिए कौन से सही है, मुझे आप बताओ क्या पहला स्टेटमेंट इसमें ठीक नहीं है? सर पहला स्टेटमेंट आप बताइए ठीक है कि नहीं? पहला स्टेटमेंट क्या है इसमें ठीक है, बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। क्या आपका दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है? दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, जी हाँ दूसरा गलत है। तीसरा गलत है, हाँ तीसरा आप देखेंगे, आप सही से देख लें, एक बार और देख लें, देखिए निवारक है, केवल है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। ये कह रहे हैं कि तहत 3 महीने से अधिक, अरे भाई बढ़ाई जा सकती है क्यों नहीं? चौथा भी गलत है, जब ये भी गलत है ये भी, तो बचा कौन सा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा सॉलिड क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के रूप में इसको पूछा गया है। जहाँ तक मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन आने की अब उम्मीद हो भी रही है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी का एग्ज़ाम में अब जाने के बाद पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे और कैसे नहीं आएंगे। ठीक है, देखिए सर 18वां क्वेश्चन को थोड़ा सा जानिए। 18वां क्वेश्चन क्या है? 18वां क्वेश्चन कह रहा है
कि मूल कर्तव्य कहाँ पर है, संविधान के भाग नंबर किसमें आप बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। संविधान का भाग नंबर जो 4 है और उसका 51 जो ए है, ठीक है, 51 जो ए है और भाग नंबर जो 4 है, उस 4 के अंतर इसको रखा गया है। एक संविधान में संशोधन किया गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन था और 2002 में इसको रखा गया था। इसमें थोड़ा सा क्या है ना कि पेन मेरा ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है, तो ये इसलिए थोड़ा सा आपसे चीज़ें बाय मिस्टेक इसमें हो रही हैं, ठीक है। बाकी की क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम सी हो रही है, बाकी चीज़ें आपकी सब ठीक है और आपको प्रॉपरली दिखाई दे भी रहा है। चलिए तो इसमें देख लेते हैं, मूल कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा है और ये जो पूछ रहे हैं उसी पर मुझे बात करनी है। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अधिनियमित मूल कर्तव्य की सूची में हिस्सा रहा है। अब मुझे बताओ, क्या मूल कर्तव्य की सूची में इस बात को रखा गया था, 42वें संविधान संशोधन से रखा गया था या और किसी से रखा गया था? सर याद कीजिए, ये था, अभी मैंने लिखा था आपका 86वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 86वां संविधान संशोधन, इसी की बात मैं कर रहा था, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर इसका ये तो क्या हो जाएगा, गलत है, ये 100% गलत है। दूसरा है कि देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करना मूल कर्तव्यों के अंतर्गत शामिल नहीं है। देखो, अरे भाई और क्या है भाई, देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, ये भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है सर? तीसरा स्टेटमेंट देखिए, तीसरा है संविधान न्यायालय द्वारा उनके सीधे प्रवर्तन का प्रावधान नहीं करता है। और ये बात एकदम सही बात है, ये बात एकदम सही है कि उसमें ऐसा नहीं है कि आप अपने फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं उनको आप सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्यों लेके चले जाएंगे भाई, जब आपके डीपीएसपी को नहीं, और ये डीपीएसपी का ही एक स्वरूप है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कितने सही हैं, तो इसमें केवल एक सही है, वो भी आपका ये, और बाकी के क्या है, ऊपर लिखित सब गलत हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ आते हैं। ये इंग्लिश वाला है सर, मैंने कहा ना इसमें इंग्लिश भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सर आपका, केंद्रीय मंत्री परिषद के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र जो मंत्री परिषद है उस पर आपसे क्वेश्चन बना रहा है, उस पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और स्टेटमेंट दे के रखा है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 10 से 15% के बीच होती है। ये बात एकदम ठीक बताई है इन्होंने कि 10 से 20% के बीच में होती है, लेकिन इसको खास तौर पर आप देखोगे 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में इसको 15% ही किया गया है, ना कि 10%, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, और जैसे ये गलत हो गया, कितने सही हैं, तो सर ये तो होगा ही नहीं, इसमें भी एलिमेंट मैटर लग जाता है। जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पद धारण करता है, वहीं अन्य मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्याप्त। देखो, जो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो संविधान के अनुच्छेद 75 के माध्यम से उसको एक शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। परंतु जो मंत्री होते हैं उनको शपथ दिलवाने का काम करता है प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति ही उनको चुनते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं, तो ये भी गलत है। तीसरा है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होती है। ये कौन सी नौटंकी है सर? संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, संसद की लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी गलत है। पूछा कितने सही हैं, तो इसमें डी आंसर हो जाएगा सर, इसमें कोई भी सही नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, कोई भी आपका सही नहीं है, मैं कहूँगा कोई भी इसमें डायरेक्ट आप देखोगे राइट नहीं होता है। ये सुमेलित वाले क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चनों में से रखा गया है, आइए इसको भी देखते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर है आपका 20 सर, 20वां क्वेश्चन है। मंत्रिमंडल समिति और अध्यक्ष हैं इसमें। देखिए, राजनीतिक मामलों की जो मंत्रिमंडल समिति है, अगर हम उसकी बात कर लें तो इसमें कौन शामिल होता है और कौन नहीं शामिल होता है, थोड़ा सा इसको देखिएगा, ठीक है। कितने सही हैं? जो राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति है, प्रधानमंत्री होते हैं, संसदीय कार्यालय मंत्री में संसदीय मंत्री होते हैं,
सुरक्षा मंत्री परिषद में रक्षा मंत्री होते हैं और आर्थिक मामलों की मंत्री समिति में वित्त मंत्री। ये तो होंगे नहीं, ठीक है, ये तो होंगे नहीं। इसमें जो पहली बात कही गई है ये भी राष्ट्रीय स्तर पर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो सुरक्षा मंत्रालय की समिति में रक्षा मंत्री नहीं होते हैं, बल्कि इसमें राइट आंसर एक हो जाएगा, केवल इसका आंसर एक सही है, ठीक है, इसका आंसर ए सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्लास अगर मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाऊंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 100 क्वेश्चन है। अब मैं देखता हूँ कितनी मैं कर सकता हूँ। मेरा टारगेट रहेगा कि क्योंकि मैं थोड़ा सा स्लोली चल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सकें और आप आसानी से इस सेशन को समझ सकें, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य यही इसमें है, थोड़ा सा आपको बताता हुआ भी चलूँ और थोड़ा सा बताता हुआ भी चलूँ। क्योंकि प्रधानमंत्री की अगर हम बात कर लें तो प्रधानमंत्री राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति से होता है, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति से होता है, सुरक्षा मंत्रालय की समिति से होता है। ये यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के हैं, कुछ विदेशी ऐसे सम्मिलित जैसे ये चीज़ें। आर्थिक मामलों की समिति में भी आप देखो तो वित्त मंत्री होता है, ठीक है, क्या इसमें उत्तरदायी होता है, इसकी भी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं। सॉरी, खाना खाया था तो उसकी वजह से थोड़ा सा ओबेसी टाइप है, ठीक है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ 5 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है 21वां कि भारतीय संसद के संदर्भ में पूछा है सर। पार्लियामेंट निम्नलिखित तत्वों में से कौन सी संसदीय समिति में प्रक्रिया और कामकाज के संचालन के मामले में विचार करती है एवं सदन के नियमों में आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करती है। लोकसभा में इस समिति में पदेन अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। अब आप बता दो इनमें से कौन सी ऐसी समिति है सर जिसमें 15 सदस्य होते हैं। एक है कार्य मंत्रण समिति, एक है सामान्य प्रयोजन समिति, एक है विशेष अधिकार समिति और एक है आपकी नियमित समिति। राइट आंसर इसमें नियमित समिति है। आपको 2 समिति पढ़नी होती हैं, एक होती है एडॉक समिति जिसको तत्काली बोलते हैं और एक होती है टेम्परेरी समिति जो कि विशेष कार्य के लिए बनाई जाती है। तो उसको आप पढ़ लेंगे, वहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे गए। और ये वाला जो ऐसे क्वेश्चन है समिति वाले, मैं आपको बता दूं ये जो समिति हैं और अध्यक्ष वाले जो क्वेश्चन हैं एक बार आवश्यक रूप से आप पढ़ के जाएं, नहीं तो जब मैं पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करूँगा जो कि आपकी रिविज़न क्विक क्लास होगी उसमें भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए, और बड़े अच्छे से मैं लिख के आपका रिविज़न करवाऊँगा जो कि आपको इस यूट्यूब की दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, वो मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ। मेरा स्वयं का अनुभव है तो मैं उसको देख रहा हूँ। मैंने रिसर्च किया कई ऐसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, पाया कि नहीं है सर ऐसी क्लासें। सब ने 2-2 क्लासें डाली हुई हैं और उसके बाद में नहीं है। टेस्ट भी एक दुग्गा डाल के उसके बाद में नहीं डाला हुआ है। तो मेरा उद्देश्य रहेगा आपको चीज़ें सारी मिलनी चाहिए, ठीक है, और निःशुल्क मिलना चाहिए। मैंने अब ये दृढ़ संकल्प लिया है कि क्यों ना जो मैंने नॉलेज गेन की है आप सभी के साथ में शेयर की जाए, आप सभी को वो दी जाए। आपको कहीं ना कहीं उसके माध्यम से आप अपने लक्ष्य को, क्यों इतना पैसा आप खर्च करें, किसी के पास में है किसी के पास में नहीं है। तो मेरा उद्देश्य है कि क्यों ना मैंने पैसा खर्च किया उस पैसे को आप भी इंजॉय करें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित किए। देखो भाई, कोई जो सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई जस्टिस बनता है उसमें कोई स्पष्ट एज नहीं है कि इजिवलिटी में एज जरूर है इतने साल, जैसे 25 साल होता है ना आपका प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य, राष्ट्रपति के लिए आप देखोगे 35 साल होना चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए 35, राज्यसभा में, ठीक है, ये होते हैं कि नहीं। लेकिन उसकी कोई इजिवलिटी नहीं है कि सर ऐसे एज का ये हमने यहाँ पर बैरियर लगाया है, एज इतनी होनी चाहिए, उसमें ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना, भारत दूसरा स्टेटमेंट है कि संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल सुनिश्चित किया। देखो निश्चित किया, ये भी थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी शब्द है, ठीक है, कंट्रोवर्सी शब्द है, क्योंकि आप कैसे कह सकते हैं सुनिश्चित किया है। नहीं सर, उसमें केवल इतना कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय में कि 75 वर्ष तक वो क्या करेगा, शासक। 75 है, कितना है, 60 है, कितना है बताइए आप, कितना, आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए 75 है या कितना है, आप बताइए मुझे कितना है सर, ठीक है, आप मुझे बताइएगा फिर मैं आपको
बताता हूँ कमेंट्स बॉक्स में। देखिए, इसका जो कार्यकाल होता है वास्तविक रूप से वो 65 साल होता है। ये मेरे से बाय द मिस्टेक गलत इस पे लिखा गया था, बट मुझे एज और इसका सारा प्रोसेस पता है। ठीक है, आप इस बात को टेंशन न लें। मास्टर ठीक ठाक कहीं ना कहीं आप देखोगे पढ़ा हुआ है, और यूपीएससी का प्रीलिम्स जीएस का क्वालिफाई किए हुए हैं, सी सेट की वजह से उसका नहीं निकला है। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रहे। मास्टर विश्वास नहीं है, यकीन नहीं होगा तो किसी दिन आपको दिखाएंगे। ठीक है, पढ़ा लिखा मास्टर है, जीएस में ठीक ठाक इसका ठीक है सिस्टम रहता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, टीचर आपको विश्वास नहीं है, मैं अगर आड़ में ना समझें कि अगर ऐसा कुछ करा रहे हैं तो सर ऐसी हैं, सही नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें। अब ये कथन कारण वाले जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से ये टाइम थोड़े से लेंथी क्वेश्चन मैं इनको कहता हूँ, क्योंकि बच्चे को कंफ्यूज कर देते हैं थोड़े से। आइए इस पर देख लेते हैं कैसे कंफ्यूज करेगा, हम भी देखें। किसी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब आपको मुख्यमंत्री की नियुक्ति करनी है, और नियुक्ति करनी है तो कैसे होगी, इस पर थोड़ा सा विचार कर लेना है। कथन है कि एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये बात ठीक है, आप मुख्यमंत्री छोड़िए, आप प्रधानमंत्री भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, आप प्रधानमंत्री बना सकते हैं। क्यों? अब क्यों सर, जरा इसको भी देखिए क्यों। पहली तो सही है, क्योंकि इस अवधि में उसे राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। देखो, उसको निर्वाचित होना नहीं पड़ेगा, उसको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? उसको सदस्यता, उसको बस सदस्य दिलवा दो आप। ठीक है, वो बन जाएगा विधानसभा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में, राज्य विधानसभा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर है अब उस पर बात कर लेते हैं। इसका आंसर जो क्या होगा, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा इसमें, और जब यदि आपका दूसरा स्टेटमेंट उसमें गलत हो जाएगा तो देख लेंगे दूसरा सही नहीं है, क्योंकि इनमें सब में सही है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। कह रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। क्या ऐसा है? राज्य निर्वाचन आयुक्त को आप हटा सकते हैं, और कौन हटा सकता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, बिल्कुल हटा सकते हैं। उससे क्या हम करेंगे कि जो राज्य है, जो राज्य के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन की प्रक्रिया के समान, उसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंग्लिश वाला है, ठीक है, अगर आप हैं तो पढ़ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, मेरा उद्देश्य था कि मैं आज आपसे 25 क्वेश्चन पर चर्चा करूं। अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा तो मैं इसको आगे कंटिन्यूसली करूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे हो रही है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। पीसा मतलब अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तृत अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 5वीं और 6ठी अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू है। क्या ये वाली बात ठीक है? जो पीसा है वो इन क्षेत्रों में लागू है कि नहीं है? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है क्या ये पीसा इसमें लागू है। 24 दिसंबर 1996 को लाया गया था। ये 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, ये दोनों की बात कर रहा है, 5वीं और 6ठी। नहीं सर, 6ठी नहीं है इसमें, केवल 5वीं है। ठीक है, तो इसीलिए 5 तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाता है। तो इसका ये पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पूछा कितने सही हैं? सर एक तो आपका होगा नहीं, एक तो गलत हो गया। चलिए अगला, यह ग्राम सभा को पंचायत द्वारा क्रियान्वयन को पूरा आरंभ की गई विकास परियोजनाओं को स्वीकृत देने का अधिकार प्रदान करता है। ये वाली बात ठीक है। अगला, गौण खनिजों की नीलामी द्वारा दोहन के लिए रियासत प्राप्त करने हेतु ग्राम सभा की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य है। ये भी बात ठीक है। इसमें 2 स्टेटमेंट आपके क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं, और जबकि इसमें पहला गलत हो जाता है। पूछा कितने सही हैं? अगर मैं कहूँ कितने सही हैं तो महोदय आप देखोगे इसमें केवल 2 सही हैं। आगे मैं आपको एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। देखिए सर, मैं आपको पुनः एक बार दोहरा देता हूँ। आपको ये टॉपिक कैसा लगा? अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप चाहते हैं कि ये टेस्ट सीरीज में कंटिन्यूअसली आके रखूँ, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं और इसको फॉलो करें। आप मुझे सजेशन दें तो मैं आपके साथ इसको कंटिन्यूअसली करूँगा। और यदि आपको लगेगा कि नहीं सर,
गलत है या फिर सही नहीं है, तो आप तब भी इसको इग्नोर भी करेंगे तो मैं इसको फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, फिर भी मैं इस सेशन को जारी रखूँगा। किन्हीं कारणवश इधर मौसम थोड़ा सा ख़राब था, बरसात का मौसम था, तो इस वजह से मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा विचार किया कि क्यों ना आपके साथ 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जाएं, ठीक है, इसको लेकर के, ठीक है। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और मुझे आवश्यक रूप से बताएं। पसंद आता है तब बताएं, नापसंद आता है तब बताएं, लेकिन ये मैंने दृढ़ संकल्प लिया है कि मैं जिनके पास पैसा है उन्हें भी और जिनके पास पैसा नहीं है उन्हें भी, जो दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे हैं वो भी अपनी तैयारी को, महंगी कोचिंग नहीं ले सकते, वो भी क्या कर सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक और सीसैट और उसके साथ साथ विद करंट अफेयर मेंस के लेवल से, उसके साथ साथ आपको आपकी टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको बोर्ड पे करवाऊँगा, अपने हाथ से हैंड राइटिंग में लिख के दिखाऊंगा, आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं सर। बहुत ज़्यादा कुछ कंटेंट्स आपको मिलने वाला है इन क्लासेस के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से। मेरा जो शेड्यूल रहेगा उसमें ये रहेगा कि पहले हम टॉपिक कवर करेंगे, जैसे हम प्रेम्बल पढ़े, प्रेम्बल के बाद में उस पर रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं, जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, उन पर डिस्कस करें। मेरा ये रूटीन रहेगा। जो चीज़ें क्लास में इतने महंगा मतलब आपको कोर्स में बेची जाती हैं, मैं देखता हूँ। एक और मेरा उद्देश्य ये रहा, मैंने बहुत बार देखा कि यूट्यूब पर चीज़ें तो मिलती हैं परंतु एक क्लास में मैराथन करवा दी जाती है, जबकि वो हम एक समय के बाद, देखिए ब्रेन को चाहिए सर 1 घंटे बाद ब्रेक, और 1 घंटे की क्लास ज़्यादा होती है, फिर ब्रेक ले लो 2 घंटे कर लो, लेकिन 8 घंटे की मैराथन करके आप चीज़ें रिवाइज नहीं कर सकते। जब तक आपके सामने टीचर लिखेगा नहीं, ध्यान रखना, ऑफलाइन कोचिंग में चीज़ें पीडीएफ से नहीं पढ़ाई जाती हैं, ऑफलाइन कोचिंग में पीडीएफ पे नहीं लिखवाई जाती हैं, बोर्ड पे मार्कर से लिखता है टीचर, और जब तक टीचर नहीं लिखेगा और जब तक स्टूडेंट नहीं लिखेगा तब तक वो चीज़ों को ज्ञान नहीं कर सकता, जब तक उसको उन चीज़ों के बारे में पता नहीं हो सकता, जब तक वो चीज़ नहीं सीख सकता। जैसे बाय द वे मैं आपको 1 फॉर एग्जांपल सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। जब तक आप मैप बनाना नहीं सीख सकते, जब तक आप स्वयं नहीं बनाओगे, अन्यथा आपके सामने टीचर मैप बनाते चले जाएंगे और आप सीख नहीं पाओगे। इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप बताइए कैसा लगा सेशन, कैसा नहीं लगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,